हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने शुरू के जो 4 चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के, उनके आराम से एक एक करके कीवर्ड जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं सब मैंने करा दिए। उन्हें आपने जरूर देख लिया होगा, जरूर बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दूंगा। पार्ट 1 जरूर देखना, बिकॉज उसके अंदर शुरू के 4 चैप्टर के अंदर जितने भी मैक्सिमम कीवर्ड बन सकते हैं सब कुछ मैंने करा दिया है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे क्लास कीवर्ड्स लेके आया हूँ, तो सपोर्ट जरूर करना। क्लास वीडियो को एंड तक देखना। आज हम चैप्टर 5 to 8 जितने भी कीवर्ड या क्लीवर्ड बन सकते हैं पूरे मतलब चैप्टर से, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और बहुत मजा आएगा। और अब इसके बाद जब आप केस स्टडीज बनाओगे ना, तो एक डिफरेंस आप पाओगे अपने अंदर कि हाँ यार, एक अलग तरीके से चीजें चल रही हैं। और मैं तुम्हें चैप्टर वाइज केस स्टडी भी लेके आऊंगा। बाकी एनसीईआरटी का डन है हमारा, वो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी के में भी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ऑर्गेनाइजिंग, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग पता कैसे चलेगा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही है ये, यानी कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क विद विच ऑपरेशनल मैनेजल ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। तो ये क्या है क्लास, आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। और ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग की बात करें तो मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब ये केस स्टडी में आ जाए तो कौन सा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग। और फ्रेमवर्क की बात करेगा तो फ्रेमवर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर्स को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जरा मुझे बताओ, आप लोगों को पता है तो नैरो स्पैन कैसा होता है क्लास, और फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होता है, ठीक है बताओ। नैरो और वाइडर होता है, वाइडर चलो फ्लैट हो गया। नैरो जो है वो क्या होता है क्लास, चलो बता देता हूँ। नैरो मतलब टॉल स्ट्रक्चर, वाइडर मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कितने लोग इफेक्टिवली एक सुपीरियर मैनेज कर सकता है अपने अंडर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन बोलेगा कौन सा फ्रेमवर्क है। यहां क्वेश्चन बोलेगा कौन सा फ्रेमवर्क है, फंक्शनल या डिविजनल। तो फंक्शनल कैसे पता चलेगा, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांटना। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर जॉब, एक जैसा काम एक तरफ। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल, जब एक प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, मल्टी प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डिवीजन स्ट्रक्चर। इवन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कहीं लिखा होगा तो समझ जाना वो कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवीजनल में क्लास डिवीजन ऑफ वर्क एज पर प्रोडक्ट, यहाँ एज पर फंक्शन था, यहाँ एज पर प्रोडक्ट है। ग्रुपिंग द जॉब रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट को हम लोग एक तरफ डाल देते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में क्या है क्लास, स्पेशलाइजेशन। आप अपने प्रोडक्ट में क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है। मल्टी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो वो कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए है। ऑर्गेनाइजेशंस एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो कंपनी मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाहती है ये उनके लिए है। इवन ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो कंपनी एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन सोच रही है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग अलग क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऐड करेंगे, तो उनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है, डिविजनल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड आउट होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन वर्क, स्कैलर चेन फॉलो होता है फॉर्मल में, मेन पर्पस रहता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, इंक्लूड्स फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर, क्रिएट इंटेंशनली बाय मैनेजर। ध्यान रखना जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजर खुद ही क्या करता है क्लास, इंटेंशनली क्रिएट करता है। अगर आप देखोगे पूनम गांधी की बुक में सब कुछ दे रखा है A to Z, तो आप डिटेल में भी जरूर पढ़ना बुक को, क्वेश्चंस भी बनाना। इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली क्रिएट किया गया है तो समझना फॉर्मल है, और ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो जाता है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। और इंक्लूड ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ध्यान रखना रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब ही क्या है क्लास, इनफॉर्मल, ध्यान रखना। तो इनफॉर्मल में ये आ जाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ग्रुप नीड, सोशल नीड, स्ट्रेस रिलीज करना, वो सब चीज किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल में, राइट। नेक्स्ट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो 100% बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आएगा एक ना एक, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। आपको बोलेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या बोलेगा, कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, हाईलाइटिंग। और पक्की बात है कॉन्सेप्ट के बाद इंपॉर्टेंस भी पूछेगा, तो आपको पहचानना है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिर उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस करा रखे हैं। तो डेलीगेशन में क्या है,
शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट और इंक्लूड 2 लेवल। डेलीगेशन में हमेशा 2 लेवल होता है, और जो डेलीगेशन में अथॉरिटी शेयर होता है ना, वो इमीडिएट सुपीरियर द्वारा होता है, मतलब जस्ट बी के ऊपर जो ए है वो इसके साथ अथॉरिटी को शेयर करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और मेन पर्पज है रिड्यूस करना वर्कलोड। डेलीगेशन का जो मेन पर्पज होता है वो वर्कलोड को रिड्यूस करना होता है, और ये रूटीन जॉब होता है, रूटीन एक्टिविटी, ये तो चलता ही रहता है, ऐसे एक्टिविटी जो बार बार होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पहचानोगे आप, सभी लेवल, हर लेवल इसमें इन्वॉल्व है। जब हर एक लेवल इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, टॉप मिडिल लोअर, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। और ऑटोनॉमी, बिलीफ इन सबऑर्डिनेट, सिस्टमेटिक डिस्पर्सल, जहाँ पे आ जाए ना सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी ऑल लेवल, या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी या सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, तो समझ जाना डिसेंट्रलाइजेशन है। मेन पर्पज इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज एट एवरी लेवल। हर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हर एक एम्प्लॉय का ना एक दूसरे से इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसके लिए है। अलाउ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी जो होता है वो टॉप लेवल शेयर करता है, यहाँ पे जस्ट सुपीरियर अथॉरिटी को देगा, यहाँ पे जो टॉप लेवल है ना वो देता है सबको। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसमें फ्रीडम कम है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो बॉस बैठा है ना वो तुम्हें देख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉप लेवल ने कई सारे अलग अलग लेवल को इन्वॉल्व किया है, तो फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान है। और डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे होता है, बिकॉज इसके अंदर सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जाता है। और डेलीगेशन इज मैंडेटरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। डेलीगेशन के बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाफिंग चैप्टर की। तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एलिमेंट है। डायरेक्टिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है, स्टाफिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है। तुम्हें पता कैसे चलेगा? स्टाफिंग फंक्शन है, फंक्शन विच मेक श्योर योर एसेट वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाई। तुम्हारे जो एसेट्स हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, वो खुशी खुशी जाएँ कंपनी से, तो अगले दिन वो खुशी खुशी कंपनी में वापस भी आएँ। जेनेरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना, स्टाफिंग क्या है क्लास? जेनेरिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्या है क्लास? जेनेरिक फंक्शन। तो विच इज द जेनेरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? स्टाफिंग। स्टाफिंग अच्छा तो सारे फंक्शन अच्छे। अगर हम बात करें स्टाफिंग और एचआरएम, स्टाफिंग जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, एचआरएम जो है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। यानी कि बड़ी कंपनी एचआरएम उनका एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, छोटी कंपनी स्टाफिंग करती है। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। स्टाफिंग छोटा पार्ट है, एचआरएम बड़ा पार्ट है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। अगर आएगा ना किसी केस स्टडी में आता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करो। और ये सारी चीज़ चैप्टर आपने पढ़ा हुआ हो, आई नो कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये कोई मतलब का नहीं है। आपने कम से कम चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा हो, फिर आप जब इनको बनाओगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो गया, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस एंड इंक्लूडिंग पीपल अप्लाई फॉर द जॉब, लोग इंड्यूसिंग पीपल, लोगों को इंड्यूस करो ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। और स्टाफिंग रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जहां हम चाहते हैं कि हमें एक वाइडर चॉइस मिले, हमारे कंपनी में जो सीट खाली है, जॉब वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग आएँ, ताकि हम उनमें से टॉप क्लास के जो लोग हैं, जो सबसे हाई मतलब की कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको हम लें। सिलेक्शन की बात करें, चूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, सुनो यहाँ पे सर्चिंग है, यहाँ चूजिंग है, ध्यान रखना। सर्चिंग है तो रिक्रूटमेंट है, चूजिंग है तो सिलेक्शन है। स्ट्रीमलाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, या फिर एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि रिजेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सिलेक्टेड कैंडिडेट। स्टाफिंग चैप्टर में एक और चीज़ से केस स्टडी बन सकती है, और वो है क्लास प्रोग्राम से, और वो है क्लास अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। आप सब मुझे बताओ, अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग का कौन सा, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? सुटेबल फॉर एक्वायरिंग हाई लेवल स्किल्स, ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, मास्टर परफॉर्म करेगा, फिर वर्कर ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा, मास्टर ऑब्जर्व करेगा। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग सुटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस, आयरन वर्कर्स, इनके लिए क्लासेस सुटेबल है, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रमोशन। ध्यान रखना, प्रमोशन में वर्टिकल मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अलॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रांसफर है। तो आपको पता है ना क्लास की जो इन कंपनी के अंदर से वर्कर को लेते हैं, है ना, तो इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल में दो होता है, ट्रांसफर, प्रमोशन। तो ट्रांसफर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो क्या है क्लास? आपका प्रमोशन है, ठीक है।
इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इसको क्या बोलते हैं, है ना, बताना मुझे क्लास। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है, ठीक है। सुटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स, जो नए अपॉइंटमेंट आते हैं उनके लिए सुटेबल है, तो समझ जाना वो इंडक्ट कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग ये बोलेगा आपको, है ना, कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग है और उसको एक्सप्लेन करो तो पहचानोगे कैसे पढ़ के पूरा पैराग्राफ। तो जहाँ पे नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, फैमिलराइजिंग विद रूल्स रेगुलेशन, वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी चलती कैसे है, कंपनी का स्टाइल क्या है काम करने का, उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि नया एम्प्लॉय आए और घुल मिल के सबके साथ बातचीत करे, समझे, रूल रेगुलेशन को समझे, वर्क कल्चर समझे, ताकि वो काम कर सके। Remove hesitation of employees and add confidence, familiarizing new employees along with the organizational structure, right? अच्छा, नेक्स्ट है क्लास वेस्टिब्यूल स्कूल, ट्रेनिंग एंड डमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ था लास्ट ईयर कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हवाई जहाज़ अगर आपको उड़ाना हो तो डायरेक्टली किसी हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते आप ना, पायलट के लिए जो ट्रेनिंग होती है वेस्टिब्यूल स्कूल, एक डमी मॉडल, एक डमी प्लेन तैयार किया जाता है, वहाँ पे सीखता है पहले, कई साल के बाद जाके फिर वो एलिजिबल होता है कि वो असली प्लेन उड़ा सके, फिर देन पैसेंजर्स के साथ और पहले कम पैसेंजर फिर बड़े पैसेंजर, ज़्यादा पैसेंजर के साथ, इस तरीके से। तो ट्रेनिंग डमी मॉडल पे और डुप्लीकेट मॉडल, या फिर ध्यान रखना सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, जहाँ पे आ जाना सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, हाईटेक मशीनरी, एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी, तो वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। और इसमें ऑफ द जॉब होता है क्लास, यानी कि आपको जॉब छोड़ के जाना पड़ता है ट्रेनिंग सेंटर पे। डायरेक्टिंग, मैंने कहा था क्लास स्टाफिंग की तरह डायरेक्टिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है, और कई बार बच्चे बोलते हैं सर फिर हम पता कैसे करेंगे स्टाफिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है, डायरेक्टिंग भी ह्यूमन एलिमेंट है। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, खाली एक ही वर्ड से नहीं समझोगे आप केस स्टडीज़, है ना, और भी बहुत सारी बातें होंगी उस पर्टिकुलर मतलब के टॉपिक में जिसके थ्रू आप समझोगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ह्यूमन एलिमेंट है, मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली किसके लिए होता है, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको पैसा चाहिए, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव किसके लिए होता है, टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय, इसका मतलब ध्यान रखना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और ग्रेप वाइन क्या है, इनफॉर्मल नेटवर्क है, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये टॉपिक मोटिवेशन है, हालांकि नीड हायरार्की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये मोटिवेशन की बात चल रही है, तो क्रिएटिंग विलिंग टू डू वर्क, मोटिवेशन आपको इस लाइक बनाता है कि आप काम करो, आपको मतलब झंझोड़ देता है, आप कहते हो हाँ मैं करूंगा, यस, है ना। व्हेन एम्प्लॉयज लूज इंटरेस्ट इन जॉब देन दिस एलिमेंट इज यूज, तो जब अपना इंटरेस्ट आप खो जाते हो, आप भटक जाते हो, तो कोई आपको झंझोड़ता है, मोटिवेट करता है, तब जाके आपने मूवीज में देखा हीरो गिरा पड़ा रहता है पिट के विलन से, फिर अचानक से हीरो को याद आ जाता है पूरा उसका पुराना स्टोरी कि गुंडे ने मेरे मतलब कि किस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, हीरोइन का भी रोल आ जाता है, उसको भी परेशान किया है, माता पिता को परेशान किया है, तो एकदम हीरो के अंदर ताकत आ जाती है, उड़ जाता है एकदम, भले लहू लुहान हो रखा उड़ जाएगा, फिर सबको मारेगा, 100-200 लोग चाहे जो भी हो, है ना। तो यही चीज़ है, तो जब मोटिवेशन आता है ना अंदर से, तो क्लास काम हो जाता है। इंप्रूविंग इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशन क्लास इनिशिएटिव लेवल को बढ़ाता है, एम्प्लॉय को इंड्यूस करता है पीपल को, ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इनसाइड से आता है ना, और अराइजिंग द नीड एंड डिजायर इन पीपल, स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज, तो ये सब वर्ड जो है किसके लिए, मोटिवेशन के लिए है। तुम्हें कई बार एग्जामिनेशन में केस स्टडी देखने को मतलब मिल चुका है, कई बार आ चुका है, और आगे भी तुम्हारे हाफ ईयरली हो चाहे प्री बोर्ड हो, जो भी तुम्हारे पेपर होंगे उसमें तुम देखने को मिलेगा, इवन बोर्ड में भी, कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा इंसेंटिव है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, और मॉनेटरी में कौन सा है, नॉन मॉनेटरी में कौन सा है, और ये टॉपिक तो 100% आएगा पेपर में, जरूर करके जाना। एम्प्लॉय रिकग्निशन, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है क्लास, ठीक है, इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एम्प्लॉय को, उनका नाम डिस्प्ले बोर्ड पे, न्यूज़लेटर में, मैगजीन में छपवाते हैं, अवार्ड देते हैं, ट्रॉफी देते हैं क्लास, सर्टिफिकेट देते हैं, गुड सजेशन के लिए रिवॉर्ड देते हैं क्लास, मोमेंटोज हो गया, ट्रॉफीज हो गए, सब देना क्लास क्या होता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का। कौन सा है मेथड, कौन सा टाइप है, रिकग्निशन, एम्प्लॉयज रिकग्निशन। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन कौन सा होता है, मॉनेटरी, गिविंग शेयर्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस, एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं, ईसॉप बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। स्टेटस की बात करें, गिविंग अ स्पेशल रैंक और पोजीशन टू एम्प्लॉयज, तो ये स्टेटस है, और ये स्टेटस कौन सा होता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, स्टेटस ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, मुझे लिख के दिखाओ। लीडरशिप, अब प्लीज पार्टिसिपेट करना, ये नहीं कि मुझे आता है तो ना लिखूं, क्योंकि लिखने का मतलब खुद को इन्वॉल्व करना होता है, राइट।
अगला है लीडरशिप। लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। मैंने कहा था ना, जो वर्कर्स है ना, जो लीडरशिप के फॉलोअर्स है, जो मेंबर्स हैं उनकी टीम में, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू वॉलेंट्री परफॉर्म, वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म करना, और अपने आप इंसान परफॉर्म करता है। जब लीडर गाइड कर देता है ना, सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो बाकी काम अपने आप करता है। लीडरशिप के 3 स्टाइल है, 100% क्लास क्वेश्चन आना है लीडरशिप के 3 स्टाइल में से। ऑटोक्रेटिक में डायरेक्टर नो सजेशन टेकन फ्रॉम फॉलोअर्स, यहाँ पे कोई सजेशन नहीं लेगा, प्लेसिंग ऑर्डर ओनली, ऑर्डर और अनक्वेश्चनली, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना, काम पूरा करके देना है। नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी, करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये होता है क्लास ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव। सारे पावर लीडर अपने हाथ में रखता है, वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देता इनको। और बेसिकली सूटेबल किसके लिए होता है? जो लोग कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए सूटेबल है, कि तुम अपना दिमाग क्या लगाओगे, जो तुमको बोला गया तुम स्ट्रिक्टली वो करके दिखाओ। डेमोक्रेटिक, टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है, सजेशन लिया जाता है क्लास, और यहाँ पे वर्कर्स भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई हमारे सजेशन से काम चल रहा है, और लीडर और वर्कर दोनों मिलके काम करते हैं, लीडर और फॉलोअर दोनों मिलके काम करते हैं, जिसकी वजह से क्लास डिसीजन मेकिंग सब मिलके लेते हैं, और वर्कर का जो मतलब कि इनिशिएटिव है वो हाई होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है। फ्री रेन या क्लास लेजर्स फेयर लीडरशिप थर्ड स्टाइल जो है, ये कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयज़, पूरा का पूरा फ्रीडम दे देते हैं, सारा पावर नीचे लेवल पे दे देते हैं। सुपीरियर जो है वो बस ये है कि कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता उसके अंदर, बिकॉज वो कहता है सारा पावर तुम ले लो, तुम सारा का सारा काम करो, जब मेरी ज़रूरत हो तब मुझे बुलाना बस। तो ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना क्लास, ये फ्री रेन है। तो ये कहते हैं जब इमरजेंसी होगी ना तभी बुलाना मुझे, अदरवाइज तुम कैपेबल हो, तुम सारा काम खुद भी कर सकते हो। तो ये 3 स्टाइल से क्वेश्चन इनडायरेक्टली केस स्टडी आता है। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर की। तो कंट्रोलिंग चैप्टर में इंश्योर वर्क एज पर प्लान। तो कंट्रोलिंग तुम केस स्टडी पहचानोगे कैसे? कंट्रोलिंग में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा, फिर तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये गलती हो रही है, फिर तुम किसी मैनेजर को लगाओगे कि तुम इस गलती को पकड़ो, यार ये क्यों हो रहा है, सेल्स डाउन क्यों हो रही है, हमें कंटिन्यू लॉसेस क्यों हो रहा है। फिर वो उसका रीज़न फाइंड आउट कर लेगा, अच्छा यार इस वजह से लॉस हो रहा है, कोई अकाउंटेंट चोरी कर रहा है, या कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है, पता करने का तुम फिर उसको ठीक करोगे। तो ऐसी कहानी जहाँ भी तुम्हें मिल जाए तो क्लास उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन। तो इंश्योर वर्क एज पर द प्लान, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। कंप्लीट इवेंट्स टू कन्फर्म टू प्लान, एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, एक्चुअल आउटपुट टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस, तो ऐसी चीज़ें आ जाएं समझ जाना विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग। बाकी तो मैंने कहानी बताई दी। सम मिस्टेक्स फाउंड, ये वही है, सम मिस्टेक्स फाउंड या लॉस फाउंड, देन फाइंड द रीजन, देन मेक इट करेक्ट। तो ये सब किसके अंदर आता है? कंट्रोलिंग के अंदर। अब कंट्रोलिंग के अंदर ये 2 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के इस साल के सैम्पल पेपर में भी ये चीज़ है। सीपीसी और एमबी। सीपीसी होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एमबी होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये है क्या? सीपीसी गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो। क्रिटिकल वेरस नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर, कैन बी इग्नोर। की रीजन एरिया बोलेगा, अफेक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा, ऐसे वर्ड अगर आते हैं केस स्टडी में तो समझ जाना वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है। एमबी इग्नोरिंग द डेविएशन विद इन अ परमिसिबल लिमिट, एक रेंज, एमबी के अंदर एक रेंज डिसाइड कर दिया जाता है, अगर डेविएशन उस रेंज से बाहर है तो ये टॉप लेवल मैनेजर को क्लास बताते हैं। अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी अलाउड। तो ये किसके अंदर आता है? एमबीई के अंदर, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर। सीपीसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से फोकस करो, छोटी मोटी चीज़ इग्नोर करो। ये भी कुछ वैसा ही है कि रेंज बना लो, उस रेंज से बाहर अगर चीज़ जाती है तो ही तुम टॉप लेवल को इन्फॉर्म करो, अदरवाइज तुम चलाते रहो, अपना एनर्जी वगैरह वेस्ट मत करो इन चीज़ों में, ठीक है? ये चीज़ है। बाकी तुम्हें ध्यान रखना क्लास, जो इंडिस्पेंसिबल फंक्शन तो है ही कंट्रोलिंग और प्लानिंग। कंट्रोलिंग की बात करें, प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, जबकि कंट्रोलिंग क्या है क्लास? इवैल्यूएटिव है। ये आप ध्यान रखना, प्लानिंग कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप में भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये कंट्रोलिंग चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। अब यहाँ तक क्लास आपके बेसिकली पेपर में आ रहा है हाफ ईयरली के अंदर, चैप्टर 1 to 8 तो यहाँ तक मैंने करा दिया है। जब मैं आगे चैप्टर और करा दूंगा तो बाकी 4 चैप्टर के भी मैं कीवर्ड्स लेके आऊँगा, और ये तुम्हें बिफोर एग्जाम में अच्छे से रिवीजन भी कराऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस घर पे अच्छे से मेहनत करो, स्टडी करो, क्योंकि देखो यार एक अच्छा कॉलेज जब तुमको मिलता है ना क्लास, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे
सोसाइटीज़ कॉलेज में होते हैं, मैं कॉलेज में जाता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। बच्चे मतलब आजकल की जनरेशन के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं। सो मेहनत करो अच्छे से ताकि CUET अच्छे से क्रैक कर सको और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, वीडियो चलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को।